ठीक है भाई। आर्टिकल 3 की हम जब देखो, इसमें हम देख लेते हैं कि भाग 1 में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो भाग 1 की जब हम बात करेंगे तो भाग 1 जो है ये संघ एवं राज्य से संबंधित है। ये आपको पता है कि जो भारत का संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बात करते हैं आर्टिकल 1 में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो आर्टिकल 1 ए में पहली चीज़ ये है कि भाई जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है। दूसरा जो राज्य जो है ना पहली अनुसूची में रखी जाती हैं। और फिर भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। पहला राज्य, दूसरा यूटी और तीसरा अर्जित क्षेत्र। भारत में वर्तमान समय 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं और 0 अर्जित क्षेत्र है। तो ये बात आपको समझ जानी चाहिए। चलिए ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 में कि आर्टिकल 2 में क्या कहा जा रहा है। आर्टिकल 2 में ये कहा जा रहा है कि भाई जो बाह्य क्षेत्रों को भारत में मिलाने से पहले अगर संसद किसी जैसे मान लो चीन को भारत में मिलाना है तो संसद जो है राष्ट्रपति को कहेगा भाई देखिए हम जा रहे हैं चीन को अपने में मिलाने, उसको सूचना दे देगा। अब ये कोई बाध्य नहीं है कि भाई राष्ट्रपति को अनुमति चाहिए ही चाहिए, ऐसा कोई है नहीं। तो बस सूचना मिल जाए राष्ट्रपति को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, उन्होंने वो तो कहेंगे ही भाई अरे जाओ यार मिलाओ बढ़िया है, क्या दिक्कत है। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। तो जब हम आर्टिकल 3 की बात करेंगे तो आर्टिकल 3 क्या कह रहा है इसको हम समझते हैं। अगर जो संसद है, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्यों का नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर संसद चाहे, ठीक है, संसद राज्यों के नाम और क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है भाई, संसद जो है राज्यों के नाम और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। कब? राष्ट्रपति को सूचना दे दे भाई, या एक सेकेंड, कर सकता है। कर सकता है, ठीक है। इसके लिए उसे क्या करना होगा कि भाई राष्ट्रपति को पहले सूचित करना होगा, सूचित करना होगा, समझ रहे हो, या अनुमति लेनी होगी। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ यार, मतलब भारत के यहाँ पर क्या हो रहा है कि भारत के अंदर अगर जैसे पंजाब को मान लो बनाना है, पंजाब का नाम मान लो उत्तर प्रदेश करना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि भारत को सॉरी संसद को राष्ट्रपति जी से कहना होगा भाई कि देखो हम ऐसे करने जा रहे हैं और आप हमको अनुमति दे दीजिए। वो इसके लिए अनुमति दे ही देंगे, ठीक है। उसमें अगर नहीं देते हैं तब भी संसद कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है इसको देखेंगे। आर्टिकल 4 ये कहता है कि भाई जो अनुच्छेद, ठीक है, जो अनुच्छेद 2 और 3 है, ठीक है, यानी आर्टिकल 2 और 3,
के संशोधन के संशोधन के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया। अच्छा देखो, के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है, बाहर रखा गया है। अब इसका मतलब समझ रहे हो भाई, जो आर्टिकल 2, 3 के संशोधन है उसको 368, देखो संविधान में अगर कोई संशोधन करना होता है तो आर्टिकल 368 के द्वारा होता है, लेकिन जो अनुच्छेद 2 और 3 है इसमें संशोधन करना है तो आर्टिकल 268 की जरूरत है ही नहीं। इसे जो संसद है, ठीक है, संसद 50% बहुमत के साथ 50% बहुमत के साथ परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन कर सकता है। राज्यों के एकीकरण में सर, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि नोट करके आप लिख सकते हो, राज्यों के एकीकरण में मतलब राज्यों को मिलाने में दो नाम इंपॉर्टेंट हैं। पहले आपको सबको पता है सरदार पटेल, 3 नाम याद रख सकते हो। पहला सरदार पटेल, इनको तो सबको पता है, सरदार पटेल। दूसरा नाम आप याद रख सकते हो बीपी मेनन। और तीसरा नाम आप याद रख सकते हो माउंटबेटन। ठीक है, ये 3 नाम याद रख सकते हो माउंटबेटन। ठीक है भाई, माउंटबेटन। तो ये राज्यों के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, आप याद रखिएगा। तो ये हमारा भाग 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं भाग 2 की। भाग 2, भाग 2 संबंधित किससे है तो याद रखिएगा, भाग 2 संबंधित है। सबसे पहले इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है तो आर्टिकल 5 से 11 तक है। कहाँ तक है भाई, 5 से 11 तक है। और ये संबंधित है नागरिकता से। नागरिकता से संबंधित है। ठीक है भाई, भाग 2 किससे संबंधित है तो नागरिकता से संबंधित है। अब बात करते हैं आर्टिकल 5 के बारे में। अच्छा, एक बात, संविधान से प्रारंभ में नागरिकता है ना, आर्टिकल 5 की हम बात करेंगे। देखो भाई, जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 की जब हम बात करेंगे मेरे दोस्त, तो आर्टिकल 5 क्या कहता है इसको समझो। आर्टिकल 5 ये कहता है कि भाई, अब आर्टिकल 5(a) की जब हम बात करेंगे, ठीक है, आर्टिकल 5(a) की जब हम बात करेंगे, आर्टिकल 5(a) की जब हम बात करेंगे तो आर्टिकल 5(a) कहता है कि
मतलब भारत का नागरिक वह होगा कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो। जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, जिसका जन्म भारत में हो वो भारत का नागरिक है। ठीक है। अच्छा, अब बी क्या कहता है इसको देख लेते हैं। बी ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले से 5 साल पहले माता पिता का जन्म क्या हो, भारत में हुआ हो। ठीक है। तो क्या कहता है भाई कि संविधान लागू होने से पहले संविधान लागू होने से पहले माता पिता का जन्म माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। अच्छा, ये किसके लिए है? तो ये विदेश में जो बच्चे जन्म लिए हैं उनके लिए है। विदेश में जन्मे बच्चों के लिए। क्यों भाई? जो बच्चे विदेश में जन्म लिए हैं और उनके माता पिता क्या हैं, अगर भारत में जन्म लिए हैं, मतलब संविधान लागू होने से 5 साल पहले, तो वो बच्चे भारत के नागरिक हो सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, तो अब 5C क्या कहता है इसको देख लेते हैं। 5C क्या कह रहा है? ठीक है, अगर हम 5C की बात करेंगे तो 5C ये कह रहा है कि संविधान लागू होने से पहले भारत में कोई रहता हो, अगर कोई मतलब संविधान लागू होने से पहले भारत में रहता हो। ठीक है, तो अगर कोई भारत में संविधान लागू नहीं हुआ, उससे पहले भारत में रह रहा है, चाहे वो बांग्लादेश का हो, कहीं का भी हो, तो वह भारत का नागरिक हो सकता है, वो नागरिकता ले सकता है। तो ये हो गया आर्टिकल 5 खत्म। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 6 के बारे में। आर्टिकल 6 क्या कहता है इसको देखने की ज़रूरत है। एक सेकेंड दोस्त। आर्टिकल 6। अब आर्टिकल 6 की जब हम चर्चा करेंगे तो आर्टिकल 6 में क्या है इसको समझेंगे। आर्टिकल 6 ये कहता है कि 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए परमिट नियम लागू किया गया। 6 माह बाद नागरिकता मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि देखो, इसके अनुसार इसके अनुसार 19 जुलाई 1948 के बाद देखो भाई, 19 जुलाई 1948 के बाद मतलब विभाजन जब हुआ, ठीक है, तो उसके बाद जब अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहा है और वहाँ उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कहा ठीक है भाई, आपके लिए हमने परमिट नियम बना दिया है। तो 19 जुलाई 1948 के बाद, ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया पाकिस्तान से इंडिया आने वाले लोगों के लिए
कौन नियम? परमिट नियम। परमिट नियम लागू किया गया। लागू किया गया। ठीक है। यानी 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से इंडिया आने वाले लोगों के लिए कौन सा नियम? परमिट नियम लागू किया गया। ठीक है। इसके अनुसार आप 6 माह रहने के बाद नागरिकता नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है भाई। मतलब 6 माह रहने के बाद आपको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। ये परमिट नियम है। किसका? उसका आर्टिकल 6 के अनुसार। अब बात करते हैं आर्टिकल 7 के बारे में। ठीक है भाई। आर्टिकल 7 के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो आर्टिकल 7 क्या कहता है इसको देखेंगे। देखो, आर्टिकल 7 एक आता है कि पाकिस्तान से वापस आए लोगों से संबंधित है। आर्टिकल मतलब ये उनके बारे में नियम कानून बताता है जो पाकिस्तान से आए लोग हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान से आए लोगों से संबंधित है। तो ये पाकिस्तान से आए लोगों से संबंधित है। तो ये बात भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आर्टिकल 8 के बारे में। देखो, आर्टिकल 8 क्या कहता है मेरे भाई? एक सेकेंड दोस्त। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कि विदेश में जन्मे बच्चों के लिए जबकि उनके माता पिता भारतीय हो। तो आर्टिकल 8 है विदेश में जन्मे बच्चों के लिए, मतलब वही बच्चे जो विदेश में जन्मे हैं उनके लिए नियम कानून की बात की जा रही है आर्टिकल 8 में। जबकि माता पिता माता पिता भारतीय हो। ठीक है। तो ये बात आप आर्टिकल 8 से समझ सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 9 के बारे में। देखो, आर्टिकल 9 क्या कहता है इसको देखेंगे। आर्टिकल 9 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति देखो ऐसे विदेशी नागरिकता लेने पर जो इंडिया की नागरिकता है यानी जो भारत की नागरिकता है उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। तो विदेशी नागरिकता आप ले रहे हो तो भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? आपकी खत्म कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 9 से संबंधित है। ठीक है भाई। ठीक है। चलो, अब आर्टिकल 10 की बात करते हैं। आर्टिकल 10 में क्या है इसको देखेंगे।
आर्टिकल 10 की बात करें तो आर्टिकल 10 ये कह रहा है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई अन्यथा काम ना करें। अन्यथा कार्य करने पर नागरिकता खत्म। तो अगर आप अन्यथा कोई काम कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो ये आप समझ गए होंगे, हमें नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 11 की। आर्टिकल 11 क्या कहता है, इसकी बात करेंगे। देखो, नागरिकता पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है? संसद को है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को कि जो नागरिकता है, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। तो ये बात भी याद रखेंगे, आर्टिकल 11 में ये संबंधित है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने इतनी चीज़ें अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आर्टिकल 1 से लेकर के 11 तक। ठीक है भाई, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 11 तक आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, अच्छा, एक सेकेंड। अब हम बात करने वाले हैं भाग 3 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भाग 3 के बारे में। भाग 3 की बात करेंगे तो भाग 3 जो संबंधित है, अच्छा ये पहले तो आर्टिकल 12 से 35 तक है। आर्टिकल 12 से 35 तक है भाग 3, और ये संबंधित है मूल अधिकार के बारे में। ठीक है भाई, अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको मूल अधिकार की आवश्यकता होगी, तो ये संबंधित है मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार के बारे में, ठीक, ओके। अब देखो, एक ही चीज़ यहाँ पर समझेंगे, मूल अधिकार से संबंधित कुछ जो चीज़ें हैं इसको पहले देख लेते हैं। क्या है जो मूल अधिकार है? ठीक है, वो भाग 3 में है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, और चीज़ें क्या है इसमें? और चीज़ें है कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना, भारत का इसका मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैग्ना कार्टा क्या है? देखो, सबसे पहले जो बात है, जो ब्रिटिश है अपने नागरिकों के मूल अधिकार के लिए नियम बनाए थे, उसी को ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यहाँ पर इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे।
तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान का जो मैग्ना कार्टा है वो किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको हमारे पास हमेशा रह सकता है, कुछ कंडीशन में इसे निलंबित किया जा सकता है। तो मूल अधिकारों को निलंबित निलंबित किया जा सकता है। अच्छा, कब किया जा सकता है? तो यह तब किया जा सकता है जैसे मान लो आपातकाल लगी हुई है, कोई युद्ध कर दिया हम पर कोई देश, तो उस कंडीशन में आपके मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। मान लो कोई देश युद्ध किया है और आप कह रहे हो कि हमको रोजगार दो और जाके धरना कर रहे हो भाई, तो ये गलत बात है ना। तो पहले देश है फिर बाकी चीज़ें हैं, है ना। तो मूल अधिकार को आपके निलंबित किया जा सकता है आपका। मूल अधिकार पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, जो हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है, इस पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता। तो मूल अधिकार पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक, मतलब कोई भी है, कोई चीज़ है कि मूल अधिकार हम जो है वो सरकार को देना है, इस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसके बाद विवाद नहीं कर सकते। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसको लिया गया है यूएसए से लिया गया है। ठीक है, यूएसए से लिया गया है हमारे देश का जो मूल अधिकार है। ठीक है, अब आते हैं अपने आर्टिकल की तरफ और आर्टिकल से जुड़ी सभी जानकारियों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई कि जो सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर, ठीक है भाई, आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 12 उस राज्य का डिफिनेशन देता है जो हम पर कानून बन लगा सके। वह राज्य जो हम पर कानून बना सके। ठीक है, उसकी परिभाषा की बात इसमें की जाती है। वह राज्य जो हम पर कानून बना सके, उसके परिभाषा की इसमें बात की जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। तो आर्टिकल 12 ये कहता है कि भाई वह राज्य जो है जो हम पर कानून बना सके, उसके बारे में जो भी जानकारी है वो आर्टिकल 12 में संबंधित है। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 क्या कहता है। तो आर्टिकल 13 की जब हम बात करेंगे, आर्टिकल 13, तो आर्टिकल 13 यह कहता है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है, मूल अधिकार का अल्पीकरण
कब अन्यथा कार्य करने पर। ठीक है, तो मूल अधिकार को कम किया जा सकता है अगर आप कोई अन्यथा काम करते हो। तो अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि एक न्यूज़ है, पता नहीं कहाँ का न्यूज़ था, कि कोई व्यक्ति था, वह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, तो कोर्ट ने उसको जो सज़ा सुनाई है कि भाई आप हर हफ्ते में, ठीक है, हर हफ्ते या हर महीने में, इतना क्लियर नहीं है, कि आप अपने पास के चौकी पे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाओगे और वहाँ 100 बार के कितने बार भारत माता की जय करके आओगे। अब बताओ, हमने हर जगह घूमने की स्वतंत्रता है, अब उस बंदे की स्वतंत्रता को छीन लिया गया है, क्योंकि अब कहीं घूम नहीं सकता भाई, कहाँ जहाँ जाएगा हफ्ते में आना पड़ेगा वहाँ पर। तो ये उसके मूल अधिकारों की अल्पीकरण कर दी गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आर्टिकल 14 से 18 के बारे में। आर्टिकल 14 से 18, देखो आर्टिकल 14 से 18 क्या कह रहा है, इसको देखेंगे तो आर्टिकल 14 से 18 का संबंध है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, किससे? समानता समानता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अब हम एक एक आर्टिकल का जिक्र करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, सबसे पहले आता है आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 की जब हम बात करेंगे तो आर्टिकल 14 क्या कर रहा है, इसको देखो। आर्टिकल 14 क्या कर रहा है? आर्टिकल 14 ये कह रहा है कि कानून की समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, तो पहला मतलब है आर्टिकल समानता का अधिकार है, 14 से 18 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो 14 में क्या लिखा गया है कि भाई कानून के समक्ष सब लोग समान हैं। ठीक है, तो कानून के समक्ष कानून के समक्ष समानता, ये आर्टिकल 14 से है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता। दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा ये है, ठीक है, दूसरा ये है कि जो कानून का समान संरक्षण होना चाहिए भाई, सबके लिए कानून समान है और सबको कानून समान संरक्षण देगी। जितनी सुविधाएं सबको देती है, मतलब जितने अमीर को है उतने गरीब को भी है। तो कानून का समान संरक्षण होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है, याद रखिएगा, यह यूएसए से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है भाई? तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल आपका हो गया, किस आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल आपका हो गया 14। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। देखो आर्टिकल जो 15 है ना भाई, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कह रहा है दोस्त? आर्टिकल 15 क्या कह रहा है? आर्टिकल 15 ये कह रहा है कि भाई धर्म, जात, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कहीं भी जन्म लिया हो, चाहे आप चाहे वो लड़की हो, लड़का हो या ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, और चाहे वो किसी वंश में लिया गया हो, ठीक है, चाहे वो दलित का है, मतलब चाहे यह मतलब छत्री हो, ठीक है,
और चाहे कहीं भी जन्म लिया हो, आदि के आधार पर आदि के आधार पर भेदभाव निषेध होने चाहिए। तो मतलब किसी के इस आधार पे आपको भेदभाव नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया? ठीक है भाई, अगर ये बात समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 के बारे में, आर्टिकल 16 क्या कहता है दोस्त, इसको समझेंगे। ठीक है, आर्टिकल 16 एक कहता है, आर्टिकल 16 ये कहता है सबसे पहला कि लोक नियोजन में समानता होना चाहिए। लोक नियोजन की समानता होना चाहिए। लोक नियोजन की लोक नियोजन की समानता, ठीक है। उसके बाद आरक्षण सभी को मिलेगा। आरक्षण सभी को मिलेगा, लेकिन लिंग, जाति तथा स्थान के आधार पर आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आरक्षण है वो सभी को मिलेगा, लेकिन लेकिन लिंग, जाति और स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। समझ रहे हो? तो आर्टिकल जो आपका 16 कहता है कि भाई आरक्षण सभी को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिंग, अगर आपको पता है कि फीमेल को जहाँ मेल को 4 घंटे दौड़ना पड़ता है वहाँ पर फीमेल को 2 या 3 घंटे दौड़ना पड़ता है, तो उस आधार पे आरक्षण है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ के कट ऑफ कम जाते हैं, जो सैनिक भर्ती वगैरह में होता है, तो मतलब जन्म के स्थान के आधार पे भी आरक्षण वहाँ पर होता है, मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछता है, और याद करना भी बहुत आसान है। आर्टिकल 17 ये कहता है भाई कि जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, छुआछूत है ना, अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। अस्पृश्यता का क्या होना चाहिए? अंत होना चाहिए, मतलब छुआछूत का जो भेदभाव है वो खत्म हो जाने चाहिए। ठीक, ओके। तो उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं और इसमें आपको कोई डाउट है नहीं। ठीक, अच्छा, अब 18 पे आते हैं, आर्टिकल 18। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्या है, पहला ये है कि भाई देखो, पहला जो आपको उपाधि मिली होती है, ठीक है, उपाधि मिली होती है, उस उपाधि का प्रयोग आप नहीं कर सकते हर जगह। ठीक है,
तो उपाधि का अंत, लेकिन शिक्षा उपाधि को छोड़कर, किस उपाधि को छोड़कर? तो शिक्षा, जैसे डॉक्टर हो गया है ना, पीएचडी आप कर लिए तो डॉक्टर लगा सकते हो, तो शिक्षा, बाकी और कोई टाइटल आपको दिया जाता है तो उसका आप यूज नहीं कर सकते, शिक्षा उपाधि को छोड़कर। ठीक है, तो कोई भी उपाधि सरनेम की तरह नहीं लगा सकते। जैसे भारत रत्न आपको मिला है, तो भारत रत्न हर जगह नहीं लगा सकते, ठीक है। भारत हर जगह भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिख सकते, हर जगह भारत रत्न नहीं लिख सकते, पद्म विभूषण हर, मतलब वो कहने की अलग बात है, लिखने की अलग बात होती है, ठीक है। तो आर्टिकल 18 भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल, देखो देखो दोस्त, अब हो क्या गया कि हमने पढ़ लिया कितना, हमने पढ़ लिया आर्टिकल 18 तक, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 से लेकर 21 की। आर्टिकल 19 से 21, ये जो आर्टिकल है ये संबंधित है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता स्वतंत्रता के अधिकार से, ठीक है। अब यहाँ पर इससे कुछ जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। क्या है, सबसे पहले बात करें अगर आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 19 की, देखो एक सेकेंड, ठीक है भाई। आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 इसको संविधान के, जो संविधान है, ठीक है, उस संविधान के रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है, यानी इसको संविधान का या संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। समझ रहे हो कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है, समझ, मतलब भारत के संविधान में इसके अंतर्गत जो है, ठीक है भाई, इसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसके अंतर्गत 6 प्रकार की
स्वतंत्र स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल जो 19 है, यह भारत संविधान के रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है और इसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको देखने को मिलती है। अब वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन सी हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इसको हम देखेंगे। ठीक है। जो पहला स्वतंत्रता है उसको हम लोग कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। अभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि भाई आप स्वतंत्र हो, बोलने के लिए स्वतंत्र हो, पूछने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है। झंडा फहराने के लिए स्वतंत्र हो। तो ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है। और मीडिया के सामने मौन रहने के लिए भी स्वतंत्र हो आप, यानी मौन रहने के लिए भी आप स्वतंत्र हो, आप कुछ ना कहो तो भी चलेगा। तो ये आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। दूसरा है सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता मतलब आप सभा करने के लिए स्वतंत्र हो। हाँ, हालांकि उसमें जो भी आप सभा कर रहे हो, ठीक है, उसमें अवैध चीज़ें जो है वो नहीं रखनी है, जैसे हथियार हो गए, है ना। तो ये सब नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप कोई भी हो सभा कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है। तो अगर आप कोई संगठन बनाना चाहते हो, कोई पार्टी बनाना चाहते हो, तो भी आप उसके लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, आप बना सकते हो। उसके बाद है आपका घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है, घूमने की स्वतंत्रता हो जाएगा। कहीं भी आप पूरे भारत में आप कहीं भी घूम सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है ना। कि हमारे घूमने के, इसीलिए देखो इस आपको इतनी स्वतंत्रताएं मिल रही हैं, तो इसीलिए तो इसको संविधान का रीढ़ का हड्डी कहा गया है ना। ठीक है। एक और स्वतंत्रता है आपका निवास की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता। यानी आप मकान बना सकते हो। ठीक है, मकान बनाने की स्वतंत्रता। ते हो गया। उसके बाद बात करें तो आपका छठवां जो है, छठवां जो है संपत्ति के लिए आप जितना चाहो उतना संपत्ति का अधिकार था एक तरह से आपके पास, लेकिन अब वो हटा लिया गया है। ठीक है, इसको हटा करके 31 अनुच्छेद 31A में डाल दिया गया है। तो याद रखेंगे आप इस बात को। और सब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है आपका, 7वां नंबर का स्वतंत्रता है, वो है आपका व्यापार का अधिकार।
व्यापार का अधिकार। तो ये आपका हो गया आर्टिकल नंबर 19, है ना। तो आर्टिकल नंबर 19 में इतने सारे जो है आपको स्वतंत्रताएं देखने को मिल रही हैं। तो ये आप कर सकते हो। ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहा है, सभा करने की स्वतंत्रता दे रहा है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, संचरण यानी घूमने की स्वतंत्रता है, निवास आपको मकान बनाने के लिए स्वतंत्रता मिल रही है, व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल रही हैं आर्टिकल 19 से। हाँ, इसमें एक चीज़ और है जो आप हम ये सारी स्वतंत्रताएं मिल रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा मिलेगी। अगर आप कोई अन्यथा ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है, तो इस ये स्वतंत्रताएं आपसे छीन भी ली जा सकती हैं। जैसे भारत के एकता के लिए अगर आप खतरा है, आपकी ये स्वतंत्रता है। भारत की अखंडता के लिए ये खतरा है ना। कोर्ट की अवहेलना करता है, जैसे कोर्ट ने कोई आदेश दिया, है ना, और आप अपने स्वतंत्रता का फ़ायदा उठा करके सोच रहे हैं कि नहीं हमको तो स्वतंत्रता है भाई। जैसे कोर्ट ने अभी फिलहाल किसी कारणवश आदेश दे दिया कि भाई अभी तक कुछ टाइम तक आपको सभा नहीं करना है, तो आप सोचिए कि आप उसमें जाओ, उसकी बातों का हल ना करो, तो ये दिक्कत हो गई, है ना। कोर्ट की अवहेलना करना। तो ये सारे जो है इस कंडीशन में आपको यह स्वतंत्रताएं हैं जो आपको नहीं दी जाएगी, है ना। अगर पब्लिक को नुकसान पहुंचता है आपके स्वतंत्रता से, पब्लिक को नुकसान होता है तो भी आपसे स्वतंत्रताएं छीन ली जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 क्या कहता है इसको देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 20 ये है कि दोष सिद्धि में आपको संरक्षण कैसे मिलता है। दोष सिद्ध में संरक्षण, ठीक। अब यहाँ पर इसको देखें हम, तो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जैसे आर्टिकल 20 में क्या क्या चीज़ें मेंशन है कि अगर आपने कोई दोष किया है तो उस कंडीशन में मान लो आपको दोष आज आपने आज किया और 4 साल बाद सजा होने वाला है, तो जो आज का अपराध करने का जो समय का जो सजा है उस दोष के लिए वही सजा आपको मिलेगी, ठीक है। तो अपराध के समय का कानून का प्रयोग किया जाएगा। अपराध के समय का कानून प्रयोग किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि भाई अपराध के समय का ही कानून प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बात,
एक अपराध का एक ही सजा होगा। मतलब आपने एक अपराध किया है तो उसी अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब और भी चीज़ों का दंड आप पर लगा दिया जाए, ठीक है। 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है आपको मतलब अपने खिलाफ, अगर आप अपने खिलाफ जैसे किसी के दबाव में आकर के, जैसे पुलिस आपको टार्चर कर रही है, ठीक है भाई, तो आप अपने ही खिलाफ गवाही दे रहे हो तो मान्य नहीं होगा। तो अपने खिलाफ गवाही मान्य नहीं है ना। तो अपने खिलाफ जो आप गवाही दे रहे हो तो वो आपको मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेंगे। ओके। अब आते हैं आर्टिकल 21 की तरफ। आर्टिकल 21 क्या है? तो आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें क्या है? इसमें यह है कि इसमें है कि पर्यावरण के विरुद्ध कार्य नहीं करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो पर्यावरण विरुद्ध काम करने की स्वतंत्रता आपको नहीं दी जाती है। ठीक है, दूसरा है आत्महत्या ना करने की स्वतंत्रता। ठीक है भाई, भले ही आप अपनी ही प्राण को ले रहे हैं लेकिन ये भी अपराध ही है, ठीक है। आप इसके लिए स्वतंत्र नहीं हैं। तीसरा है स्वास्थ्य संबंधित स्वतंत्रताएं। ठीक है, तो जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है, आप योगा योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ये सब आप स्वतंत्र हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चौथा है दैहिक स्वतंत्रता।
दैहिक स्वतंत्रता। अब देखो, दैहिक स्वतंत्रता में क्या है भाई? तो दैहिक स्वतंत्रता में आप एकांत में रह सकते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा, आप अपनी प्राइवेसी रख सकते हो, इसमें आपको कोई नहीं रोक टोक सकता है। ठीक है। और तीसरा है आपका विदेश यात्रा। ठीक है, तो आप विदेश यात्रा कर सकते हो लीगली तरह से, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21A के। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A जो है ना भाई, ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित है आपका आर्टिकल 21 से। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ थी जो आप समझ गए होंगे। आर्टिकल एक जो है हमारे अभी तक के हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 19 से लेकर के 21 तक के बारे में। तो 19 में हमने देखा भाई क्या, 19 में हमने देखा भाई कि आप जो हैं आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संचरण करने की स्वतंत्रता, निवास का स्वतंत्रता, व्यापार का अधिकार, ये सब आपके आर्टिकल 19 में है। 20 में 2 सिद्धि संबंधी संरक्षण है आपके पास। 21 में आपके पास प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, और 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की जा रही है। अब बात करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 22 के बारे में। देखो भाई, अगर आर्टिकल 22 की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 22 कहता है भाई कि आपको गिरफ्तारी में संरक्षण देगा। गिरफ्तारी में संरक्षण, जैसे आपने कोई अपराध किया और आपको गिरफ्तार कर लिया गया, तब आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, है ना? तो कैसे आप अपने केस को लड़ सकते हो, अपने वकील रख सकते हो, यानी वकील रखने का अधिकार आपके पास जो है 24 घंटे में अगर आपको नहीं पेश किया जाता है कोर्ट के सामने, तो उसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्टिकल 22 में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मेरे भाई आर्टिकल 23 से 24 तक की। आर्टिकल 23 से 24 तक हम बात करेंगे। तेईस से 24, ये जो आर्टिकल 23 से 24 है ना भाई, आर्टिकल 23 से जो 24 है, ये है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध आपके अधिकार को बताता है। अगर आपका शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध आपका जो अधिकार है क्या है। शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार क्या है, ये आपको बताता है आर्टिकल कौन, आर्टिकल 23 से 24। अब बात करते हैं दोस्त आर्टिकल 23 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 23 को देखेंगे। अब आर्टिकल जो 23 है ना भाई,
आर्टिकल 23, इसमें क्या है? तो इसमें ये है, पहला, दुर्व्यवहार आपके साथ किया जा रहा है, ठीक है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तस्करी की जा रही है, ठीक है, तो इसके विरुद्ध आप कार्रवाई कर सकते हो, ये आपका मूल अधिकार है। आपसे बेगारी करवाई जा रही है, मतलब काम तो करवाया जा रहा है लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है, बेगारी कराई जा रही है, बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, ठीक है, बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, तो इसमें आप कोर्ट के सामने जा सकते हो, ठीक है। बलात् श्रम यानी ज़बरदस्ती काम करवाए जा रहे हैं, बलात् श्रम की बात कही जा रही है, ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट का शरण ले सकते हो, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रहे हैं तो आर्टिकल 23 का प्रयोग करके आप कोर्ट का शरण ले सकते हो। आर्टिकल 23 हम ए की बात करेंगे, 23 बी की बात करें तो 23 बी में क्या है? इसमें राष्ट्रीय हित या आपात काल की बात की गई है। इस समय आपके जो मूल अधिकार हैं, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 23 बी में। अब बात करते हैं आर्टिकल 24 के बारे में। देखो जो आर्टिकल 24 है ना भाई, आर्टिकल 24, देखो आर्टिकल 24 जो है उसमें ये बताया गया है कि आप जो 14 वर्ष से कम, देखो 24 से, आप देखो 24 है, 14 मतलब 10 वर्ष घटा दो तो 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य में नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो उन्हें खतरनाक काम में आप नहीं लगा सकते हैं, समझ रहे हो? तो मतलब भले ही बाल मजदूरी करवा रहे हो लेकिन 14 वर्ष से कम व्यक्ति, आयु के व्यक्ति, बालक है, तो आप उसको खतरनाक काम में तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं अगला जो है आर्टिकल 23 से 24 ये हो गया, तो 25 से 28 की हम बात करेंगे। 25 से 28, जो आर्टिकल 25 से 28 है ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है, धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल 25 से 28 की जब हम बात करेंगे, अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? तो आर्टिकल 25 जो कहता है, ठीक है,
सबसे पहले आपको ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है। मतलब आप कोई भी धर्म के काम कर सकते हो, धार्मिक कार्य कर सकते हो, और दूसरी बात, धार्मिक प्रचार कर सकते हो। ठीक है, धार्मिक व्यक्ति स्वतंत्रता आप मतलब आप व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हो कि आप धार्मिक कार्य भी कर सकते हो और धार्मिक प्रचार भी कर सकते हो। तो इसके लिए आप पूर्णतः क्या हो, स्वतंत्र हो। ठीक है भाई, इसके लिए आप पूर्णतः क्या हो, स्वतंत्र हो। ओके। ओके भाई। चलो, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 क्या कहता है, इसको देखेंगे। अगर बात करें आर्टिकल 26 की, तो एक आता है, अच्छा वहाँ पर व्यक्तिगत था, यहाँ पर सामूहिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है। सामूहिक स्वतंत्रता की बात कही जा रही है। अब ये सामूहिक स्वतंत्रता है, वो क्या है भाई? पहला, इसमें आप धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हो। आप धार्मिक कार्यों का प्रबंध, धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हो। स्थापना कर सकते हो। धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति और वैधानिक खर्च जो है उसका प्रबंध कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर में मेंशन होंगे आर्टिकल 26 में। ठीक है, सामूहिक रूप से स्वतंत्र हो, आप किसी धर्म का धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हो, चाहे बहुत मतलब अगर कहीं पर जलसा होना है, कहीं पर प्रवचन होने हैं, तो उसका प्रबंध आप कर सकते हो, इसमें आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। ठीक है। आर्टिकल 27 की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 27 की जब हम बात करेंगे तो देखो, आर्टिकल 27 जो है ना, धार्मिक कार्यों के लिए धन, इसमें ये कहा गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो धार्मिक कार्यों के लिए धन होगा वो टैक्स फ्री होगा। टैक्स फ्री होगा। ठीक है, तो जो धार्मिक कार्यों के लिए धन इकट्ठा गया है, किया गया है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, कोई भी टैक्स उस पर आपको लगने वाले नहीं है। ये आर्टिकल 27 की बात कही जा रही है। आर्टिकल 28 भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखते हो। देखो भाई, देखिए भाई,
जो सरकारी खर्च पर चलने वाले विद्यालय हैं, जैसे संस्कृत विद्यालय हो गए, मदरसा, मतलब जो भी सरकारी खर्च पे चलने वाले विद्यालय, सरकारी खर्च पर चलने वाले विद्यालय, तो जितने भी सरकारी खर्च पे चलने वाले विद्यालय हैं, ठीक है भाई, में धार्मिक धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, अथवा धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है भाई। तो जितने भी धार्मिक सॉरी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी खर्च पे चल रहे हैं, ठीक है, उसमें ना ही आप धार्मिक शिक्षा का दे सकते हो और ना ही धार्मिक कार्यों के लिए बाध्य कर सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल जो 29 है, 28 तक तो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। आर्टिकल 29 से 30 तक, 29 से 30 तक क्या कहता है भाई कि यह शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार देता है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ये कौन देता है भाई? आर्टिकल आपका 29 से 30 के बीच में है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है भाई आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 देखो, आर्टिकल 29 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। अब देखो आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है, अर्थात इसको आप ऐसे समझो, अर्थात संस्कृति, भाषा, लिंग, धर्म, है ना, लिंग नहीं, बस धर्म याद करो, धर्म, उसके बाद जाति, भाषा, जाति, तो संस्कृति, भाषा, जाति, धर्म आदि के
आधार पर किसी भी संस्थान से, चाहे वो स्कूल हो चाहे किसी भी हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, संस्थान आधार, एक सेकेंड, आधार पर, एक सेकेंड दोस्त, आधार पर संस्थान से वंचित, संस्थान से वंचित नहीं कर सकते। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 30 के बारे में। ठीक है भाई, 29 हमने देख ही लिया। अब आर्टिकल 30 क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। एक सेकेंड दोस्त, आर्टिकल 30 ये कहता है कि भाई जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक हैं, अपनी संस्था, अपनी संस्था खोल सकते हैं। अच्छा, इसके लिए खोल सकते हैं। इसके लिए सरकार जो है, सरकार उनके लिए धन की आपूर्ति कराएगी। मतलब जैसे मदरसा हो गया, ठीक है, संस्कृत विश्वविद्यालय हो गए, तो ये अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, तो वो अपना कॉलेज खोल सकते हो, अपनी संस्था खोल सकते हैं, लेकिन जो सरकार है उनके धन की आपूर्ति कराएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ें हो गए, जैसे एग्जाम्पल में आप रख सकते हो, एग्जाम्पल में मदरसा, मदरसा, संस्कृत विश्वविद्यालय, तो ये सब क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए संस्था है। अब बात करते हैं आर्टिकल 31 के बारे में। देखो आर्टिकल 31 क्या कहता है, इसमें था कि ये संपत्ति के अधिकार संबंधित प्रावधान थे। ठीक है, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो अब नहीं रहा, अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 32, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32। ये है संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32। यही से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई आर्टिकल 32 का संबंध किससे है। तो याद रखेंगे संवैधानिक उपचार। इसके लिए कुछ अन्य शब्द भी, अन्य बात भी कही गई हैं। ठीक है भाई, क्या क्या कहा गया है आर्टिकल 32 के बारे में। ठीक है, इसे संविधान का आत्मा या हृदय, संविधान का आत्मा भी कह देते हैं, संविधान का हृदय भी कह देते हैं, और इसे संरक्षक भी कहा जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षक कह सकते हो। इसे गारंटर यानी प्रतिभूति भी कहा जाता है। गारंटर भी कहा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कही जाती हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 के बारे में। इसके द्वारा जो है, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट पांच प्रकार का, पांच प्रकार का रिट जारी करता है। कितने प्रकार का? तो पांच प्रकार का रिट जारी करता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं पांच प्रकार, इसको देखेंगे। पहला है, पहला बंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये कब जारी किया जाता है? तो देखिए, ये जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया होगा, ठीक है, तो अगर उसको, जो कि आपको पता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर नहीं होता है, पेश नहीं करता है कोई, तो यह रीट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, जो मतलब 24 घंटे के अंदर क्या है, व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का आदेश देता है। उसके बाद है, एक है परमादेश, परमादेश, परम आदेश की अगर हम बात करें तो अब जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने कार्य ठीक से नहीं करता है, ठीक है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, इन दोनों पर लागू नहीं होते हैं, बाकी सब पर लागू होते हैं। तो जब कोई संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति अपना कार्य नहीं करता है, तो उस कंडीशन में सही से अपना काम नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, परमादेश जारी करती है। भाई तुम बैठे किस लिए हो, जब सही से काम नहीं करोगे तो आखिर क्यों जनता तुमको बैठाई हुई है। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो इस कंडीशन में परमादेश जारी होता है। अब बात करते हैं तीसरा, अधिकार परीक्षा। भाई अब देखो, अधिकार परीक्षा की बात करें तो जब कोई व्यक्ति या कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने अधिकार से बाहर काम करने लगता है, ठीक है भाई, अपने अधिकार से बाहर काम करेगा, मतलब जो उसके दायरे में नहीं आता है उसका वो भी काम करेगा, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जो है अधिकार परीक्षा जारी करती है। ठीक है भाई, अधिकार परीक्षा जारी करती है।
अगला है प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध। प्रतिषेध कब जारी होता है? तो याद रखेंगे, प्रतिषेध तब जारी होता है जब कोई न्यायालय अपने अधिकार से बाहर, यहाँ न्यायालय की बात हो रही है, जब कोई, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट जो है अपने अधिकार से बाहर कोई फैसला सुनाती है, तो उस कंडीशन में जो ऊपरी न्यायालय हैं प्रतिषेध जारी कर सकते हैं। ठीक है भाई, मतलब जब कोई न्यायालय अपने अधिकार से बाहर काम करता है तो उस कंडीशन में जो ऊपरी न्यायालय है वो प्रतिषेध जारी कर सकता है। उसके बाद है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ये कब जारी होता है? तो याद रखेंगे, जब कोई न्यायालय कोई फैसला सुना देती है तो पुनः फैसला को बदलने के लिए उससे ऊपर जो बैठा न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हो, उत्प्रेषण जारी करती है। ठीक है, फैसला को बदलने के लिए उत्प्रेषण जारी किया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो आर्टिकल 32 क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, आर्टिकल 32 कंप्लीट हुआ और इस तरह से मूल अधिकार जो थे उससे संबंधित सभी आर्टिकल क्या हो गए, कंप्लीट हो गए और भाग 3 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बात करेंगे, ठीक है भाई, अब बात करेंगे किसकी, भाग 4 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? भाग 4 की बात करें। भाग 4, अगर हम भाग 4 देखें भाई, सॉरी अभी तो आर्टिकल 33 बाकी है, तो हम बात करेंगे आर्टिकल 33 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 33 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आर्टिकल 33 जो है, आर्टिकल 33 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 33 में जैसे कुछ लोगों का जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को कम करने से है। ठीक है, मूल अधिकार को कम करने से है, यानी सीमित करने से कह सकते हो। जैसे अब देखो, अब भाई सेना है, तो सेना थोड़ी धरना देने आएगी। अगर सेना को ही धरना देने के लिए अधिकार दे दिया जाए तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसी तरह गुप्तचर की बात कर लेते हैं। जो गुप्तचर होते हैं इनके भी बहुत सारे मूल अधिकार नहीं होते हैं। देखो, गुप्तचर को क्या होता है कि हमेशा हाइडन होता, मतलब हिडन होकर रहना पड़ता है, छुप कर रहना पड़ता है। ठीक है, उनके यहाँ तक कि उनके परिवार वालों से भी बहुत कम मिलने को दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के अधिकार को कम किया गया है। अब जो राजदूत होते हैं, जो राजदूत होते हैं, तो इनके परिवार को भी, इनके परिवार के अधिकार को भी कम किया गया है। भाई मीडिया की बात करें, मीडिया वैसे तो अब देखते ही हो, है ना, अब मीडिया भी कहाँ सही से खुल के बोल पाती है, हालांकि वो अलग की बात है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के अधिकार को कम किया जाता है।
आर्टिकल 34 की बात करेंगे। आर्टिकल 34 क्या कह रहा है? तो इसमें कहा गया है, इम्पोर्टेंट है कि भाई जब सैन्य कानून लागू होगा, ठीक है, जब सैन्य कानून लागू होगा जिसे आप मार्शल लॉ बोलते हो, सैन्य कानून लागू होने पर, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्शल लॉ। सैन्य कानून लागू होने पर यानी मार्शल लॉ लागू होने पर जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार एक खत्म हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो सैन्य कानून लागू होने पर मूल अधिकार क्या हो जाते हैं भाई? खत्म हो जाते हैं। ये आर्टिकल 34 में है, याद रखेंगे। आर्टिकल 34 क्या कहता है कि भाई सैन्य कानून लागू हो गया तो आपके जो मूल अधिकार है मार्शल लॉ, अब देखो भाई सैन्य कानून लागू है किसी राज्य में, अब तुम सोच रहे हो कि जाएं हम वहाँ आराम से मस्ती करें मौज करें, है ना, तो उस उन लोग तो कहीं ना कहीं तो भाई पीठ की तब तो सोच कर देते हैं, है ना। तो ये बात भी याद रखेंगे। आर्टिकल 35, अब आता है आर्टिकल 35। ठीक है, आर्टिकल 35 क्या है इसको देख लेंगे। आर्टिकल 35 क्या है भाई? इसमें ये कहा जाता है कि संसद जो है मूल अधिकार को शक्तिशाली बनाने के लिए सिर्फ पॉजिटिव चेंज कर सकती है, ना कि नेगेटिव चेंज कर सकती है। तो संसद संसद मूल अधिकार को शक्तिशाली बनाने के लिए पॉजिटिव चेंज कर सकती है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे कि जो संसद है भाई, अगर मूल अधिकार को शक्तिशाली बनाना है तो उसमें पॉजिटिव चेंज कर सकती है, ना कि नेगेटिव चेंज कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें थे जो मूल अधिकार से संबंधित थे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाग 4 के बारे में।